रिपीट कर दे रहे हैं बात को थोड़ा सा। हम लोग बात ये किए कि गवर्नर जो है वो, उसको पावर है, सॉरी, गवर्नर हैज द फंक्शन टू समन द हाउस और हाउसेस, और ये जो वो काम करता है, ये काम करता है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और हम लोग ये भी बात किए कि कई बार कोर्ट इस बारे में फैसला कर दे चुके हैं कि जो गवर्नर है वो जो असेंबली को बुलाएगा, दैट समन करेगा, वो मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पर ही करेगा। कोर्ट का फैसला भी है। केवल एक्सेप्शंस हैं जब कभी ऐसा हो कि गवर्नर को लगता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेजोरिटी नहीं है हाउस में, तो वैसे हालत में वो अपनी मर्जी से भी समन कर सकता है फॉर कॉन्फिडेंस मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो हाँ, तो हम लोग बात किए कि सरकारिया कमीशन भी का भी कहना था कि जो सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशनशिप है, तो जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंजॉयज मेजोरिटी इन द हाउस, कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, और तब तक अगर कोई डिसीजन मिनिस्ट्री का अगर पैटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, तब तक जो एडवाइस होगा वो मिनिस्ट्री का एडवाइस और गवर्नर पे बाइंडिंग होगा। ठीक है, तो अगर हम क्या बोले कि आरिफ मोहम्मद खां जो गवर्नर हैं केरल के, ये गवर्नर अगर हम जैसा बताए कि मुख्यमंत्री का जो ये कहना था कि आप एक असेंबली का सेशन बुलाइए, स्पेशल सेशन, जिसमें कि हम लोग फार्म बिल, जो 3 फार्म बिल्स है उसके अगेंस्ट में रेजोल्यूशन पास करेंगे, वो सेशन बुलाने से गवर्नर मना कर दिए, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि दिस वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर अ गवर्नर, कि वो मिनिस्ट्री का, जो मिनिस्ट्री का असेंबली में मेजोरिटी है, उस मिनिस्ट्री का एडवाइस के अगेंस्ट में चलना एक गवर्नर के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और गवर्नर के लिए ये कहना कि पार्लियामेंट के जो बिल्स हैं इसके खिलाफ में आपको रेजोल्यूशन पास करने का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, ये भी बात जो है ये गवर्नर का पावर्स में नहीं है। और अगर वो ज्यूरिसडिक्शन में नहीं भी है तो उसके लिए और भी रास्ते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप में, लेकिन गवर्नर को बीच में नहीं जंप करना चाहिए था कि क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और क्या। खैर जो भी हो, बात यह है कि रिजॉल्व हो गया फाइनली। जो स्पेशल सेशन हुआ उसको बुलाने के लिए गवर्नर रेडी हो गए। ये 1 डे सेशन हुआ भी, वन डे सेशन हुआ भी 31 दिसंबर को। और उसमें जो सेंट्रल लॉ के खिलाफ में रेजोल्यूशन पास किए गए, और इस रेजोल्यूशन में सारी पार्टियां, रेजोल्यूशन पास विद सपोर्ट ऑफ रूलिंग एलडीएफ एंड द अपोजिशन यूडीएफ, ये दोनों ही इस रेजोल्यूशन का सपोर्ट की, मतलब कि फार्म बिल के अगेंस्ट का रेजोल्यूशन हुआ। और इवन जो एक बीजेपी का केरल में मेंबर है वो भी
इस रेजोल्यूशन का विरोध नहीं किया। तो ये लोग जो बोले, रेजोल्यूशन में कहा गया कि एग्रीकल्चर वाज अ स्टेट सब्जेक्ट and as a matter that seriously affects the state, the bill should have been discussed in meeting of the interstate council। मतलब ये केरल का जो रेजोल्यूशन है, ये रेजोल्यूशन ऐसा बोला। ठीक, तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। अगला आर्टिकल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब मतलब इंपॉर्टेंट इस सेंस में भी कि इसको समझना भी थोड़ा अपने से आप लोगों को डिफिकल्ट होगा। तो हमको ये बताइए कि लोग अपना जो हमारे एमएलएज हैं या एमपीज हैं, वो आसानी से पार्टी न बदल सके, इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? काजल। सर एक लॉ है एंटी डिफेक्शन लॉ, हाँ, जिससे पार्टी नहीं बदल सकती आसानी से। बात तो ठीक ही बोली है, लेकिन अभी आपसे और आगे नहीं पूछेंगे। ये बोल रही है काजल के एंटी डिफेक्शन लॉ है, ये कहाँ है एंटी डिफेक्शन लॉ? भारती। 10th शेड्यूल में सर। 10th शेड्यूल में है। कोई हमको ये भी बता सकता है कि 10th शेड्यूल जो है वो क्या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था या बाद में आया? और था तो फिर आगे क्वेश्चन भी पूछेंगे। एक एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मीरा। सर नहीं था, बाद में आया। बाद में आया, अच्छा आप रुक जाइए। सना, कब आया? सर वही तो आता था बस। ये डेट नहीं याद है। देखते हैं। नेहा। सर 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। भारती, किस साल आया? 1985 सर। 1985। पूजा, क्या इसमें अमेंडमेंट भी हुआ है? हाँ सर, एक बार हुआ है सर, 91st अमेंडमेंट। काजल, किस साल हुआ है अमेंडमेंट? सर डेट याद 2001 में शायद, पर एग्जैक्ट याद नहीं। 2001। ममता। सर ये 2003 में हुआ था। हाँ, 2003 में ही हुआ था, तो ये था 91st 2003। ठीक है, तो ये जो है बातें क्लियर हो गई कि एंटी डिफेक्शन लॉ एक होता है जो 10th शेड्यूल में है। हमको एक बात जानना है आप लोगों से, आप लोग अगर बता सके तो, व्हाट इज सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, जिसको कि कई बार डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी बोलते हैं? सर कोई हिंदी टर्म है क्या? है तो जरूर। नहीं सुने हैं सर। अच्छा, हम हिंदी हम बता रहे आपको, बता ही देते हैं। सर थोड़ा सा हिंट दे दीजिए ना, नाम सुना हुआ लग रहा। पहले ये काम है, 1 मिनट पहले इसको हिंदी से ही कहीं हिंट मिल जाए, ये भी हो सकता है। हम्म।
अधीनस्थ विधि। अधीनस्थ विधि, तो ये आया हिंदी। हाँ, नहीं हिंट, काजल हिंट देने लायक क्या हिंट दे हम सब? अप्रमुख कानून दिखा रहा है। नहीं अधीनस्थी होगा यहाँ पर, ये अधीनस्थी होगा। हमको ध्यान में था, कई सारा हम भी देखे ट्रांसलेशन, अधीनस्थी होता है इसका। तो हाँ, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, डेलीगेटेड का थोड़ा मीनिंग और हो जाता है, ऐसे हम समझा दे रहे हैं। डेलीगेटेड का मतलब होता है हस्तांतरित। डेलीगेटेड का अगर बात करें तो हस्तांतरित विधि भी होगा इसका, अधीनस्थ विधि या हस्तांतरित विधि, दो हम हिंदी आप लोगों को दे रहे हैं। हाँ, तो एक ही हाथ उठा हुआ है अभी तक। अच्छा, तो हम दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे। ये लॉ क्या होता है? लेजिस्लेशन क्या होता है? ये तो आसान पूछती है ना। काजल, सर लॉ बनाता है जो लॉ बनाने वाला, मतलब लॉ बनाने का प्रोसेस। अच्छा पूजा क्या बोल रही है? हाँ सर, हम भी यही बोल रहे थे, जहाँ जो कानून बनाता है। अनिमेश? गवर्नेंस। नहीं गवर्नेंस। अच्छा ममता, का लॉ के बारे में आप कुछ बोलिए, केवल लॉ के बारे में, हम सबऑर्डिनेट बाद में जाएंगे। लॉ या लेजिस्लेशन? लेजिस्लेशन के बारे में बोलिए। सर लेजिस्लेशन है किसी भी मुद्दे पे कोई एक्ट बनाना, कोई कानून बनाना, वही लॉ है, मतलब अच्छा ठीक है, दैट इज करेक्ट। देखिए लेजिस्लेशन जब हम बात करते हैं ना, तो लेजिस्लेट करना जो है, दिस इज फंक्शन ऑफ इधर सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी पार्लियामेंट या असेंबलीज, जो लेजिस्लेट करती है। तो लेजिस्लेशन जो होता है लॉ बनाना, तो लॉ बनाने का जो राइट है, लॉ बनाने का जो, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जहां पे है, दैट बिलोंग्स टू स्टेट असेंबलीज या फिर पार्लियामेंट के पास है। तो ये लेजिस्लेशन करती है, कानून बनाती है। अच्छा आप बोलिए, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन आप ही बोलिए, ममता बोलिए, फिर देखते हैं। सर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन ये होता है कि एक पहले से ही कोई मेन कानून बना हुआ है ओरिजिनल, उसके अंदर में ही, उसके बाद में ही जो उससे निकला हुआ कानून होता है, या उसके ऊपर फिर कानून जो बनाते हैं, उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। मतलब ये ओरिजिनली ये कानून नहीं होता है, वो ओरिजिनल कानून से वो मतलब बेसिस पे होता है। अच्छा ठीक है, सही है। अब हम थोड़ा समझाते हैं बात को। देखिए जब पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है या स्टेट लेजिस्लेचर कोई कानून बनाती है, तो इन लोगों को बहुत सारे ग्रे एरियाज होते हैं जिसके बारे में नहीं पता होता है। जैसे आप सोचिए थोड़ी देर के लिए कि हमारी पार्लियामेंट एक कानून बना देगी कि एक कास्ट सेंसस होगा। मेरा बात ध्यान से समझिएगा, एक कास्ट सेंसस होगा, तो कानून बना दी, पार्लियामेंट के पास पावर है, वो बना सकती है कानून। तो कास्ट सेंसस का कानून बन गया। अब जिसमें कि सोचिए ऐसा कानून बना जिसमें कि एससी का पॉपुलेशन अलग गिनती किया जाएगा, एसटी का पॉपुलेशन अलग गिनती किया जाएगा, और ओबीसी का पॉपुलेशन अलग गिनती किया जाएगा। ठीक है, कानून बना दी। अब क्या है, इसको इस कानून में लिख दिया जाएगा कि इस प्रोसेस के लिए हमारी कार्यपालिका कुछ नियम बना सकेंगी। तो कुछ नियम बना सकेंगी। अब क्या हो गया, अब ये जो सेंटेंस है कि कुछ उस कानून में लिखा हुआ था, मेन कानून में, कि कुछ नियम बना सकेंगी, तो इसका
पावर का यूज करते हुए हमारी एग्जीक्यूटिव जो नियम बनाएंगी, जिसको रूल्स भी कई बार बोलते हैं और कई बार इसको सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी बोलते हैं, तो लेजिस्लेशन भी बोलते हैं, रूल्स ही है एक तरह से। और हाँ, तो ये जो होगा, जो नियम बनाएंगी दैट विल हैव द इफेक्ट ऑफ लॉ। ओरिजिनल लॉ नहीं है ये, लेकिन दैट विल हैव इफेक्ट ऑफ लॉ। ये जो कानून बने बाद में, जो कार्यपालिका को जनरली पावर दे देते हैं या किसी को भी दूसरे को भी पावर दे सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो ठीक है, SC ST का और OBC का अलग अलग काउंटिंग करना है। तो अब क्या है कि कार्यपालिका क्या नियम बनाए कि जो लोग SC और ST अपने आप को कहेंगे, उन लोगों को एक कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा सेंसस के टाइम में, और दैट विल बी साइंड बाय DC। सोचिए, तो ये ओरिजिनल में नहीं था, ये एग्जीक्यूटिव बनाए। तो ये हो गया हमारा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ऐसा भी हो सकता है कि ये काम जो है उसी में मेन कानून में बोल दिया गया था कि ये काम जो है इट विल बी डन बाय स्टेट गवर्नमेंट्स और स्टेट, सोचिएगा, समझते रहिएगा, और स्टेट लेजिस्लेचर इसमें अप्रोप्रिएट लॉ बना सकेंगी, अप्रोप्रिएट लॉ बना सकेंगी। तो क्या होगा, अब क्या होगा, अभी तक तो हम एग्जीक्यूटिव को दिखा कानून बनाते हुए, अब एग्जीक्यूटिव को नहीं दिया पावर, सेंट्रल पार्लियामेंट क्या किया, वो स्टेट लेजिस्लेचर को पावर दे दिया कि आप कानून बना लीजिएगा। तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो अब उस पे कानून बना सकती है। मतलब कि सोचिए, अब स्टेट लेजिस्लेचर क्या बोली कि हमारे यहाँ पे जो काउंटिंग होगा, इस काउंटिंग में बिहार अलग बनाया कि ठीक है OBC का काउंटिंग अलग होगा, बट OBC 1 और OBC 2 का काउंटिंग होगा, कर दिए। तो ये जो कानून बनाए, दिस इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बाय बिहार गवर्नमेंट। और डेलीगेशन किस लॉ के आधार पर हुआ, जो लॉ पार्लियामेंट बनाई थी उसका ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। तो डेलीगेटेड ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है। तो लेकिन आप सोचिए कि अगर बिहार सरकार बोले कि हमारे यहाँ पर SC और ST का एक ही साथ काउंटिंग होगा, अलग अलग नंबर नहीं निकाला जाएगा, तो ये जो हमारा सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, इसके अगेंस्ट में लोग कोर्ट में जा सकते हैं। अगर कोई बता सकता है क्यों जाएंगे कोर्ट में? सेंट्रल लॉ था एक कि SC ST और OBC का अलग अलग गिनती होगा, और बिहार सरकार एक क्या की कि एक लॉ बनाई डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, क्योंकि उसमें पावर दिया था कि स्टेट गवर्नमेंट उसमें इस काम को करने के लिए अपना कानून बना सकती है। तो वो कानून बनाए कि हम लोग SC और ST का अलग गिनती नहीं करेंगे, हम लोग SC ST का एक ही साथ गिनती करेंगे। तो कुछ लोग चले गए कोर्ट में किस बेसिस पर गए? आतुफा। सर ये हो सकता है कि मतलब जब लॉ बना था तो उसमें ये बात इंक्लूड नहीं रहा होगा जो बाद में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से उसमें इंक्लूड हुआ, इसलिए। कौन से लॉ में? जो मतलब सेंटर लॉ बनाई थी, जो मतलब लेजिस्लेचर जो लॉ बनाई थी उस मतलब उस टाइम में ये बात इंक्लूड नहीं रहा होगा जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से आए। ऐसे आप सही बोल रही है। हम एक बार ममता से भी सुनते हैं, सही बोल रही है वैसे। हाँ ममता बोलिए। सर उसमें तो पहले से ही वो मेन एक्ट में तो ये लिखा हुआ है कि अलग अलग करके बनाएगी, तो ये फिर वो मेन एक्ट के कंप्लायंस में तो नहीं है, मतलब वो उससे अलग हो गया, क्योंकि वो उसमें तो एक साथ करने का बात कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज पेरेंट लॉ, समझिएगा, दिस इज पेरेंट लॉ। पेरेंट लॉ में क्या बोला? SC ST और OBC का अलग से गिनती होगा, दिस इज कॉल्ड पेरेंट लॉ। पेरेंट लॉ में बोला कि स्टेट लेजिस्लेचर कानून में चेंज कर सकते, मतलब कुछ सुविधा से अपना काम कर सकती है। ये जो बने कानून जो स्टेट लेजिस्लेचर बना रही है, दिस इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर कांट ओवरराइड
पेरेंट लेजिस्लेशन, पेरेंट लॉ, पेरेंट लॉ के को कॉन्ट्राडिक्ट थोड़े करने का परमिशन दिया है, वो बोला है कि इसका सप्लीमेंट्री लॉ बना लेना, सप्लीमेंट्री, उसको पूरक तरह से, लेकिन उसको तुम ओवरराइड नहीं कर सकते। सबऑर्डिनेट लॉ कांट ओवरराइड, कंट्रावीन, कंट्राडिक्ट पेरेंट लॉ। तो ये एक मुद्दे होते हैं हमारे गवर्नेंस में कि सरकारें कई बार ऐसा होता है ना कि पेरेंट लॉ के अगेंस्ट में लॉ बना देती है, डेलीगेटेड लॉ, तब केस होता है। तो ये कर नहीं सकते, लेकिन ऐसा होता है कई बार। अब हम लोग आते हैं झारखंड में। झारखंड में हुआ क्या है, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। झारखंड में जो है, झारखंड में हुआ ये है कि बाबूलाल मरांडी की जो पार्टी थी, झारखंड विकास मोर्चा, झारखंड विकास मोर्चा में 3 एमएलए चुने गए थे, जिसमें से कि एक इसके फाउंडर बाबूलाल मरांडी भी हैं। तो हुआ क्या कि 3 में से 2 को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निकाल दिया गया, तो बच गया इस पार्टी में केवल एक। इस पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनका मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि ये पार्टी बीजेपी में मिलेगी, मर्जर का बात हुआ। आप लोग बताइए कि क्या बाबूलाल मरांडी पर एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है? ममता बोलिए। सर इसमें तो एक ही मेंबर है, तो उसमें तो लिखा हुआ है 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 से अगर चले जाएगा तो वो नहीं लगेगा एंटी डिफेक्शन। आरती कुछ बोल रही है? सर आप मर्जर वर्ड यूज किए तो उस हिसाब से हमको लगता है कि नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। मर्जर तो कर ही सकते हैं। तो और मर्जर के अलावा तो कोई रास्ता भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि एक ही है। 2 भी होते तो बोला जाता कि स्प्लिट कर गया, तो ये तो 1 to 1 तो नहीं लगना चाहिए। तो बात ये है कि लगना तो नहीं चाहिए। हम एक बार देखते हैं 10th शेड्यूल में एग्जैक्टली वर्डिंग क्या है, तो आप लोगों को पता चलेगा कि कहाँ पे मुद्दा है। पढ़ रहे हैं तब समझ में आएगा। 10th शेड्यूल का पैराग्राफ 6, इसमें लिखा है, पढ़ रहे से, इन केस इफ एनी क्वेश्चन as to whether a member of a house has become subject to disqualification under the schedule, the question shall be referred to decision of the speaker of such house and his decision shall be final. ठीक, देखिएगा इसमें मेन जगह पे हिट कर रहे हैं। इफ एनी क्वेश्चन, इफ एनी क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन उत्पन्न हो गया है तो फैसला कौन करेगा? स्पीकर करेगा। रिपीट कर रहे हैं, अगर कोई प्रश्न उत्पन्न हो गया है तो जो फैसला करेगा वो करेगा स्पीकर। लेकिन इसमें लिखा हुआ है क्या है? दिस इज पेरेंट लॉ। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, दिस इज पेरेंट लॉ। तो पेरेंट लॉ बोलता है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन उत्पन्न हो जाए तो उसका निर्णय स्पीकर करेगा। झारखंड असेंबली एक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बनाई है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। उसमें वो लिखी है कि स्पीकर सुओ मोटो भी 10th शेड्यूल के अंदर नोटिस दे सकेगा, सुओ मोटो, अपनी मर्जी से। यानी कि कोई कंप्लेन नहीं भी हो तो वो सुओ मोटो वो 10th शेड्यूल का बात कर सकेगा। झारखंड में बाबूलाल मरांडी का जो पार्टी का विलय बीजेपी में हुआ है, इस मर्जर के बाद कोई भी कंप्लेनेंट नहीं था, कोई नहीं था, कोई कंप्लेन किया ही नहीं।
लेकिन झारखंड असेंबली के जो स्पीकर है वो एक नोटिस थमा दिए बाबूलाल मरांडी को कि आपके खिलाफ क्यों ना 10th शेड्यूल के में कार्रवाई की जाए, लेकिन वो ये भी नहीं बताए कि 10th शेड्यूल का कौन सा प्रोविजन लग रहा है, क्यों ना कार्रवाई की जाए। वेग इनको ये भी नहीं बताया गया कि आप ये काम किए हैं तो आप बताइए, ऐसा ऐसा तो आप तो गलत किए हैं। तो खैर, तो बाबूलाल मरांडी इस बात को नहीं कि हम मेरा डिफेक्शन नहीं हुआ, इसका नहीं, वो झारखंड का जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है उस पर ही कोर्ट में केस कर दिया है कि ये जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक बार आप लोगों से सुनना चाहेंगे कि बाबूलाल मरांडी का लॉजिक क्या है। हम तो बता ही दिए, बट आप लोग क्या इसको बोल सकते हैं कि बाबूलाल मरांडी क्या केस किए हैं कोर्ट में, झारखंड हाई कोर्ट में। सना बोलिए। सर उनका मतलब ये होगा कि जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है वो पेरेंट लॉ के अगेंस्ट में है। आप थोड़ा हमको एक्सप्लेन कर दीजिए, ऐसे हम आपको थोड़ा सा पहले बोल दे, कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं कि आप सही बोल रहे हैं, लेकिन फर्दर एक्सप्लेन कीजिए कैसे है। आप सही बोली हैं, अब एक्सप्लेन कीजिए। वो नहीं पता सर। अच्छा पूजा बोलिए। सर जैसे पेरेंट लॉ में लिखा है कि अगर कोई प्रश्न अगर उत्पन्न हो तभी स्पीकर फाइनल ये डिसीजन लेता है, तो सर इसीलिए मतलब वो सुमो मोटो यह है। ठीक है, आप किसी का भी एक्सेप्टेबल है। अनिमेश क्या बोल रहे हैं? सर जब तक कोई कंप्लेंटेंट नहीं रहेगा तब तक वो डिसीजन नहीं ले मतलब कुछ वर्डिक्ट दे नहीं सकता स्पीकर, और यहाँ पे सुओ मोटो लगा के दे रहा है तो वो नहीं हो सकता है। सुओ मोटो लगाया है ये स्पीकर से झारखंड सरकार का स्पीकर, मतलब झारखंड, हाँ वही तो असेंबली का। बाबूलाल मरांडी क्या केस किए हैं कि सुओ मोटो जो स्पीकर लिया है केस, ये सुओ मोटो लेकर के स्पीकर गलती किया है, ऐसा केस किए हैं। नहीं स्पीकर नहीं, वो जो लॉ बनाया गया है 2006 में वो गलत है, वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है एंटी डिफेक्शन लॉ को। ममता क्या कुछ बोल रही है? सर इसमें यही है कि पेरेंट लॉ जो वो उसमें जो है एंटी डिफेक्शन में है, उसमें तो उसमें तो डिस्क्वालिफिकेशन का बात किया हुआ है, और ये कोई डिस्प्यूट अराइज होगा तो, और यहाँ पे तो वो है ही नहीं, इसीलिए इनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो अनिमेश वाला बात आप भी बोल रही है, बात वही है, वो अनिमेश जो बोला, ठीक है, सही बात है। तो ये बातें ये है कि केस इस बात पे हुआ है कि जो झारखंड असेंबली का जो रूल है, that rule is unconstitutional because it violates the parent law. तो ये है हमारा whether the original provisions can be overstepped by rules framed by legislature, यही क्वेश्चन उठा है। बाकी कहानी आप लोगों को सुना दिए है, प्रोबेबली कुछ और नहीं होगा। देखिए बहुत स्लो मोशन पढ़ा रहे हैं, थोड़ा हमको टाइम मिल जा रहा है, अभी बाकी काम नहीं है, तो आप लोग भी ध्यान से पढ़िएगा। ये सब बातें आसानी से ए में नहीं आती लक्ष्मीकांत में और किसी बुक में, लेकिन यूपीएससी का नजर इस पर काफी अच्छा खासा रहता है। तो यही तो जगह है जहां पर आप लोगों को परेशान कर सकता है, क्योंकि लक्ष्मीकांत तो आप रट के जा ही सकते हैं, और जब यह इस तरह क्वेश्चन आएगा तो वही कर पाएगा जो कि बहुत अलर्ट है और न्यूज़पेपर के टच में भी है। तो यही सब जगह आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। कल को हो सकता हम ही भूल जाएं कि हमको ये भी पढ़ाना है क्लास में, तो मतलब ध्यान तो कई बार हम रखते हैं कि ये न्यूज आया था पढ़ा दिया जाए, लेकिन आप लोग ये सब न्यूज को आप एकदम बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। तो हाई कोर्ट का फिलहाल क्या है वो देखते हैं। बाबूलाल मरांडी का ये भी कहना था
कि हमको उपस्थित होने से मतलब कि स्पीकर का कहना था कि आइए जवाब दीजिए, हमको स्पीकर के पास प्रेजेंट होने से का जो बुलाए हैं हमको वो हमको बचाया जाए, हमको जरूरत नहीं है। तो जो कहना था वो हम देख रहे हैं। कहना ये था कि अच्छा जो सरकार के तरफ से जो वकील है वो बोल रहा है कि जो जिस पे क्वेश्चन है, जिस रूल्स पे, दैट रूल इज स्टिल नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। समझिएगा बात को, दैट रूल इज नॉट स्टिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अभी हाईकोर्ट फैसला कहाँ दी है? तो स्पीकर का जो डिसीजन है वो डिसीजन इज करेक्ट, मतलब एक और भी लॉजिक है, दैट डिसीजन इज करेक्ट, और बाबूलाल मरांडी का जवाब देना होगा। ये भी एक एंगल बनता है कि वो तो रूल तो है, तो रूल से ही काम किया है, तो जब तक रूल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना कहा जाए तब तक तो बाबूलाल मरांडी को उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये भी एक मुद्दा है। तो खैर, तो ये क्या बोली है कोर्ट, क्या बोली है फिलहाल के लिए इंटरिम ऑर्डर है कि the constitutional mandate remain to be superior, constitutional mandate मतलब 10th schedule, and ignoring the constitutional mandate and putting reliance on subordinate legislation may not be proper। ठीक, ओरिजिनल को छोड़ करके अगर हम सबऑर्डिनेट पर ज्यादा महत्व देते हैं तो इट इज नॉट प्रॉपर। और इसलिए हाईकोर्ट का कहना है कि देयर इज जुरिस्डिक्शन एरर, मतलब कि स्पीकर जो है वो केस आने पर, क्वेश्चन उठने पर फैसला देता है, और वो बाबूलाल मरांडी को रिलीफ दे दी और स्पीकर का ऑर्डर को इन अबेंस रखा गया। इन अबेंस का मतलब होता है कि अभी सस्पेंडेड है। ठीक है, आप लोग मोस्ट प्रोबेबली इसको समझ जाएंगे, पढ़िएगा ध्यान से। आगे बढ़ते हैं। ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है इस बार का यूपीएससी मेंस में रिलेटेड आर्टिकल पूछा है। हम कल ही बता रहे थे आप लोगों को कि उसमें पूछा है कि सीआईसी को कैसे कमजोर किया गया है, अभी सरकार कैसे कमजोर करती है। सीधा बड़ा स्ट्रेट क्वेश्चन है, सीधे सीधे गवर्नमेंट का अगेंस्ट में। पिछला साल जो यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन था उसको देख के हमको लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि यूपीएससी भी सरकार का लाइन टो कर रही है, लेकिन इस बार एनफ क्वेश्चंस हैं जैसे पता चलता है कि यूपीएससी अभी भी अपने इंडिपेंडेंस को बना के रखी हुई है अभी तक, जब तक कोई बड़ा चेंज ना हो जाए। देखते हैं हम लोग। खैर, अभी तक हम लोग ठीक काम कर रहे हैं। द हिंदू हम लोग पढ़ सकते हैं आराम से। तो आगे बढ़ते हम लोग। इसमें क्या है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, बात यह है कि चलिए आप लोग से दूसरा क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज इलेक्टोरल बॉन्ड? आप लोग बताइए। काफी क्वेश्चन है मेरे पास इस बात को लेकर के, बशर्ते कि आप लोग पार्टिसिपेट करें। व्हाट इज इलेक्टोरल बॉन्ड? पूजा बोलिए। सर, किसी भी राजनीतिक पार्टी को चंदा देने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल किया जाता है, और इससे मतलब जो देता है उसका पहचान जाहिर नहीं होता है। अच्छा, सही, इतना सही है। आरती, कुछ और इनपुट है आपके पास? सर कैश लिमिट 2000 समथिंग था, और उससे ज्यादा है जो भी देना है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से देना होता है। ठीक है, ये भी सही है। और सर इलेक्टोरल बॉन्ड का वैलिडिटी भी कुछ मंथ्स का ही होता है। हाँ, ये नया पॉइंट है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो होता है इलेक्शन के ठीक पहले 15 दिन पहले खुलता है लगभग, और उसके बाद इलेक्शन के बाद वो क्लोज हो जाता है। हाँ पूजा बोलिए। सर, ये सिर्फ एसबीआई निकालती है। ये भी सही है कि इसका पावर जो है केवल एसबीआई के पास में है। ममता, कुछ बचा क्या? यस सर, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जो इशू मतलब
जो इशू करते हैं उसका भी और अमाउंट मतलब ये पार्टी को भी नहीं पता होता है कि ये मतलब कौन दे रहा है। हाँ वो तो बता दी वो बता दी वो ये हो गया, कवर हो। सुजाता? रिकॉग्नाइज पार्टी को ही मिलता है। मोस्ट प्रोबेबली होगा, रिकॉग्नाइज पार्टी को मिलता है। अच्छा ठीक है, ये भी ठीक है। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। ममता हाथ उठा रह गया, कुछ बोल रही है और? नो सर। अच्छा ठीक, तो ठीक है, सही है। थोड़ा समझाएं, जो लोग आंसर तो नहीं करने वाले, कभी बड़ा नंबर है। बात ये होता है कि जब इलेक्शन, कहीं भी इलेक्शन होना होता है तो एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करती है। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाला जो है, अच्छा एक क्वेश्चन पूछेंगे, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड कैश से खरीदा जा सकता है? आरती? सर नहीं। ठीक है, इट इज करेक्ट। ये कैश से नहीं खरीदा जा सकता है, ये हमेशा अकाउंट से पैसा निकलता है। इलेक्टोरल बॉन्ड आप जितना का बोलेंगे एसबीआई उतना आपको कहते थे कि पैसा आपके अकाउंट से कट जाएगा। उसमें एक नंबर होता है, वो नंबर होता है, और आप उस इलेक्टोरल बॉन्ड को किसी भी पार्टी को जाके थमा सकते हैं। आप चाहें तो आप अपना मतलब फेसलेस हो जाइए, आप किसी को बोलिए जाके पहुंचाओ। वो लोग जब एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड देंगे तो एसबीआई उनका अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर कर देगी जो आपसे काटी हुई है। तो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टी को पता नहीं चलता कि कौन चंदा दिया है। हाँ ममता क्या बोल रही है? सर इसमें और एक बात था कि अगर वो पॉलिटिकल पार्टी वो विद इन वो जो पीरियड होता है 15 डेज ना कुछ का, कि वो अगर नहीं वो इनकैश करवाई तो वो फिर अमाउंट जो दिया है, जो बॉन्ड मतलब जो आदमी दिया है उसके अकाउंट में वापस नहीं जाता है वो पैसा। ठीक है, एक बात और भी है कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड मान लीजिए कोई खरीद लेता है और वो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो पार्टी को दे भी दिया, या पार्टी उसको इनकैश नहीं कराई, या देना भूल गया, या गिर गया, जो भी हो गया, तो ये पैसा जो होगा ये पार्टी वापस नहीं मांग सकता कि मेरा पैसा तो नहीं निकला, आप एसबीआई आप काट लिए थे, पैसा तो पॉलिटिकल पार्टी को मिला नहीं, हमको वापस कर दीजिए ना, ये सब नहीं होने वाला है। यानी कि वो जो होगा वो पैसा वो सरकार का हो जाएगा। तो ये सारी की सारी बातें हैं। हाँ हम बोल रहे थे, तो हमको एक बात जानना है आप लोगों से कि ठीक है ये तो एनोनिमस है, तो एनोनिमस बॉन्ड है, किसी को पता नहीं चलता है। आप लोग ये बताइए किसको सब कुछ पता होता है, कौन किसको दिया? बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल इससे यही पता चलेगा कि आप लोग सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, कि साथ में कुछ और भी काम किए जा रहे हैं। बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे। नेहा? एसबीआई को। हाँ नेचुरली एसबीआई को सब कुछ पता होता है, कहां से पैसा काटे, वो पैसा किसको दिए। अब एसबीआई को अगर पता है तो नेहा कुछ बोल रही है? नहीं सर, वो अच्छा ठीक है, ममता कुछ बोल रही है? यस सर, एसबीआई को पता है, दैट मींस कि आरबीआई को पता है, आरबीआई को पता है, मतलब उतना नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, अभी एसबीआई को पता है। ठीक, एसबीआई को पता है, और एसबीआई को पता है तो अगर सरकार की आरबीआई तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा हम लोगों को। सरकार अगर एसबीआई को प्रेशर दे पाए तो सरकार को पता चल सकता है, अगर सरकार प्रेशर दे पाए तो रियलिटी में यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में अगर आप कांग्रेस पार्टी को चंदा देते हैं फिलहाल के टाइम में, और बड़ा चंदा, तो आपको आज न कल इनकम टैक्स का छापा पड़ सकता है
कि आप बीजेपी को नहीं दिए और पढ़े। क्यों? क्योंकि एसबीआई डेटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है और डेटा सरकार को मिल सकता है, आसानी से मिल सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम तो है। तो लोग डरेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड किसी और पार्टी को देने में। और आपको बता दें कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड पिछले साल जितना बिका, उसका मोर देन 90% जो चंदा है, जो पिछला बार लोकसभा इलेक्शन में, वो इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा बीजेपी को ही गया है। तो और बीजेपी ही इलेक्टोरल बॉन्ड लेके भी आई है। तो ये सरकार को एडवांटेज है। खैर, बात ये है, अब वहां पे वापस आए, बात ये है सर हाँ सुना, ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स होता होगा तो ये तो ज्यादातर बिजनेसमैन ही लोग ये करते होंगे ना। बिजनेसमैन ही देते हैं। एक मिनट, हाँ, तो बात ये बोल रहे थे कि एक आरटीआई, अब आ जाते हैं आरटीआई में। एक आरटीआई फाइल हुआ, एसबीआई से पूछा गया कि ये बताओ कि कौन कौन कितना कितना चंदा दिया है पार्टी लोगों को, कुछ जो भी अमाउंट है, मतलब एसबीआई से वो इन्फॉर्मेशन मांग रहा था। एसबीआई वो इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दी। तो आप बताइए कि एसबीआई अगर इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दे तो लॉ को कोर्ट की होगी। कि लॉ को क्या कोर्ट की कि लॉ ये है कि द डेटा इज हेल्ड इन फिड्यूसरी कैपेसिटी, मतलब ये विश्वास में हमें डेटा रखे हुए हैं, फर्स्ट नंबर 1। एंड सेकंड इज इट डजंट सर्व एनी पब्लिक इंटरेस्ट, इसमें कोई लोक हित निहित नहीं है। यही मुद्दा बना करके वो इसको वापस कर दी। जो पेटिशनर है वो क्या किया होगा, वो एसबीआई से डेटा नहीं मिला, क्या किया होगा? अनिमेश बोलिए। सीआईसी के पास कंप्लेन किया होगा। ठीक है, ममता क्या बोल रही है? सर वो आरटीआई के तहत गया होगा। आरटीआई के तहत तो एसबीआई के पास में गया, अब क्या? हाँ, फिर सीआईसी। ठीक है, वो जो है वो सीआईसी के पास गया, और सीआईसी भी जो है वो सीआईसी भी बोली कि नहीं, एसबीआई को बताने का जरूरत नहीं था। ठीक, अब बात आ जाए वहां पे कि सीआईसी उसको डेटा नहीं दिलवाई। और आप इसको ये भी जोड़ लीजिए कि सीआईसी को कैसे कमजोर कर दिया गया है, इस बार के यूपीएससी का क्वेश्चन भी है। खैर, तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो बोला कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का जो ऑर्डर पास किया कि इट इफेक्टिवली शट द डोर टू सीक डिटेल्स अबाउट डोनर्स एंड डोनीज रिलेटिंग टू इलेक्टोरल बॉन्ड्स, तो वो हो गया। अब क्या है, अब जो पेटिशनर है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा कि हमको दिलवा दीजिए। तो खैर, अब आते हैं हम इलेक्टोरल बॉन्ड में। इलेक्टोरल बॉन्ड में जो बॉन्ड देगा जिस भी पार्टी को, तो वहां पर क्विड प्रो क्यो के चांस होते हैं। हम आपको पैसा दे के जितवा दे रहे हैं, आप मेरा काम कर दीजिएगा, आप एक ऐसा बिल ले आइएगा जो कि मेरे फेवर में हो। लोग आंदोलन करते रहेंगे, आपको देख लीजिए, पैसा हम इतना दे दे रहे हैं, आप झुकिएगा मत, हमको कमाना भी है आपसे बाद में। तो दिस इज क्विड प्रो क्यो। तो ये जो है ये क्विड प्रो क्यो के थ्रू एक मिनट, हाँ,
तो ये जो है ये जो है कॉर्पोरेट्स और पॉलिटिकल पार्टी में इस तरह से नेक्सस बन जाएगा और ये तो सब कुछ छुपा हुआ है। इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता है। तो ये एक प्रॉब्लम है इलेक्टोरल बॉन्ड में। आपको पता है कल एक ये लीक हुआ है व्हाट्सएप चैट, पता नहीं वो सच है कि गलत है तो देखा जाएगा, लेकिन उस व्हाट्सएप चैट अगर सही है तो बात है कि अगर मगर तो लगा ही रहेगा, तो पता चलता है कि हमारे मीडिया हाउसेज और सरकार कितनी अच्छी तरह से घुले मिले हैं। अर्णव गोस्वामी का और जो बार्क हम लोग पढ़ रहे थे ना, जो लगाता है जो टीआरपी जो देता है, टीआरपी का जिसके पास सिस्टम है, अर्णव गोस्वामी का और उसका हेड का काफी बड़ा एक व्हाट्सएप चैट लीक हुआ है, वो आएगा न्यूज में। तो कल तो वो मतलब ट्रेंडिंग न्यूज में चल रहा था वो। अच्छा आगे बढ़ते हम लोग। सर वो कुछ तो उसमें सच्चाई होगा, तभी तो उसको जुडिशियल कस्टडी में ले लिया गया बार के चीफ को। तो प्रोबेबली ये लीक तो पुलिस ही करवाई है, क्योंकि ये जैसे पुलिस हमारे मीडिया हाउसेज को कई बार कुछ लीक करा देती है ना कि जैसे इतना गांजा मिला या कुछ भी, वो ऑफिशियली कुछ नहीं रहता है, लेकिन वो मीडिया हाउसेज जो बोलते हैं कि सूत्रों से पता चला है, ऐसा ऐसा हुआ है, वैसा वैसा हुआ है, जो सच भी होता है कई बार। तो ये पुलिस जानबूझ करके मीडिया को मसाला देने के लिए कुछ लीक करती है। तबलीगी जमात में भी लीक की थी, तो प्रोबेबली ये भी जो है पुलिस के साइड से ही लीक हो गया है। तो अब तो न्यूज जब ज्यादा बड़ा बनेगा तो डिटेल हम लोग को पता चलेगा। एजम्पशन तो लोग कर रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा न्यूज बन रहा है कि दिस इज ट्रू, जो सर्कमस्टांसेज हैं पूरे के पूरे वो बता रहे हैं कि ये सच है। तो अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला वीक में प्रोबेबली कवर होगा। तो हाँ, तो ये तो अगला बात है कि अभी राइटर बोल रहा है कि अगर हम लोगों को ये जानने का हक है कि कोई जो पार्टी के कैंडिडेट है उनके ऊपर कोई केस तो नहीं है, तो फिर हम लोग का ये भी जानने का हक है कि कौन किसको चंदा दे रहा है, ताकि बाद में भी इन्फरेंस निकाला जा सके कि कोई किसी के फेवर में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इलेक्शन कमीशन खुद ही सुप्रीम कोर्ट में बोल चुकी है कि डिक्लेरेशन ऑफ डोनेशन रिसीव्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज and also about the manner in which those funds are expended to them by them for better transparency and accountability of election process। तो ये इलेक्शन कमीशन का भी कहना है कि जो पैसे मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, और वो पैसा पॉलिटिकल पार्टी कैसे खर्च कर रहे हैं ये दोनों ही हम जानना इलेक्शन के लिए जरूरी है। आगे बढ़ते हैं अगला आर्टिकल है, दिस इज बाय फैजान मुस्तफ़ा। फैजान मुस्तफ़ा इज अ वेरी गुड राइटर, और आप लोगों को कोशिश करना है धीरे धीरे करके कि राइटिंग स्किल ऐसे ही हो। राइटिंग स्किल एक ऐसा चीज है जो स्टूडेंट चाहते हैं कि वो सीख जाए, लेकिन इसको सिखाना किसी का वश का बात नहीं है। ये बोलना कि हम राइटिंग सिखा देंगे, कोई भी दावा करे, इट इज नॉट करेक्ट, ये असंभव है। उसी तरह से जैसे कि लोग स्पोकन इंग्लिश का दावा करा देते हैं कि स्पोकन इंग्लिश हम सिखा देंगे, और रिजल्ट कभी नहीं निकलता है। स्पोकन इंग्लिश के बाद लोग करते क्या है, लोग कहीं जाते हैं, 2-4 सेंटेंस रटा इंग्लिश बोलते हैं और भाग जाते हैं, ताकि फिर उधर से कोई कुछ ना बोले, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। तो अच्छा लिखना के लिए अच्छा पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अच्छे लोगों को पढ़िए, तो ये जो राइटर है, जो भी राइटर है, ये अच्छा लिखा है, वेरी गुड राइटिंग। तो इसी तरह से फैजान मुस्तफ़ा का राइटिंग बहुत ही अच्छा होता है, तो आप लोग पढ़िए, बार बार पढ़ेंगे तो आप लोग लिखना सीख जाएंगे। खैर आगे बढ़ते हैं हम। तो ये जो राइटर है ये बहुत अच्छा एक मुद्दा उठाया है, दैट इज रिलेटेड टू आर्टिकल 356। तो हमको जानना है कि आर्टिकल 356 में है क्या, जो मुद्दा ये उठा रहा है, ये मुद्दा है क्या। आर्टिकल 356 में क्या है? मीरा। सर राज्यों में आपात लगाते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन।
तो पूजा नहीं, अरे अभी हमको क्वेश्चन है, कौन कौन और आंसर करना चाह रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड 356, हाथ डाउन मत कीजिए। पूजा ये क्या बोल रही है 356 में राष्ट्रपति शासन मीरा बोल रही है कि राष्ट्रपति शासन के बारे में कुछ बोल सकती है क्या? और सर फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी वाला है वो। ममता आपसे नहीं पूछ रहा है, पूजा। हाँ सर, अगर अगर राज्यपाल को ऐसा लगे कि ये राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो वो मतलब राष्ट्रपति शासन के लिए मतलब ये पहले वो भेजता है कुछ सर, पहले राष्ट्रपति को भेजता है, तो वहां से पहले कुछ कमेटी आती है 355 के तहत, और फिर वो देखती कि बात सही है कि नहीं, और फिर राष्ट्रपति शासन होता है। कहाँ पढ़ ली पूजा ये सब? सर गलत है। हाँ, आप बहुत लेंदी कर दिया उसको। 365 से इसको क्यों जोड़ रही है? 360 355 बोले हम, 355। 355 में अब तो देखना पड़ेगा इसमें क्या क्या हमको ध्यान में। ये 355 नहीं है, बट ऐसा नहीं है, सब कुछ नहीं होता है जितना आप बोल रही हैं। ये सिंपल सा चीज है कि अगर गवर्नर ऐसा प्रतिवेदन देता है तो राष्ट्रपति शासन को घोषणा करता है। इसमें कमेटी वमिटी का कोई कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है कमेटी वगैरह। बहुत सिंपल है ये। वो राज्यपाल बोलेगा और ये लगाएगी। तो अच्छा ये बताए कि 356 जो है, 356 में ऐसा मेंशन नहीं है कि राष्ट्रपति शासन, ये भी बताते रहे। इसमें लिखा हुआ है कि ये राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता है। इट इज फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मिशनरी इन द स्टेट। तो इस बात की घोषणा होती है कि इसके प्रदेश में, प्रांत में, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है। बस इस बात की घोषणा होती है। उसका मतलब होता है कि राष्ट्रपति शासन लग गया। राष्ट्रपति शासन लग गया यानी इसका मतलब होता है कि सेंटर का रूल लग गया, यानी जो सरकार सेंटर में रूल कर रही है वही सरकार अब उस स्टेट में भी रूल कर रही है। इसका यही मीनिंग होता है। तो लैंग्वेज क्या है समझिएगा। ये आर्टिकल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। ये इस आर्टिकल में, अच्छा सुनिए पहले बात, लिखा क्या हुआ है। अच्छा ये आर्टिकल छपा ही क्यों है? छपा इसलिए है क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी, आप लोग बताइए कि अभी संवैधानिक तंत्र की विफलता ये न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मिशनरी, इट वाज इन न्यूज। काजल बोलिए। सर बंगाल में रूल ममता बनर्जी की सरकार और गवर्नर के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ था। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मिशनरी का प्रॉब्लम नहीं था। ये कुछ लॉ एंड ऑर्डर का कुछ प्रॉब्लम था, आईपीएस का ट्रांसफर से रिलेटेड प्रॉब्लम था। कहीं दूसरा जगह पे मुद्दा उठाया था किसी और राज्य में कि क्या इस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफल हो चुका। ममता हाथ डाउन कर दीजिए। केरल नहीं। अनिमेश। राजस्थान था सर। शाना। सर यूपी। सब राज्य आ जाएगा। सुजाता। सर आंध्र प्रदेश। दैट इज करेक्ट। आंध्र प्रदेश जो है, ये आंध्र प्रदेश में ये न्यूज आया था। लेकिन अब हम पूछेंगे, आंध्र प्रदेश में ये न्यूज आया था संवैधानिक तंत्र की विफलता का। आप लोग में से कौन इसको बोल सकता है? क्या न्यूज था? उस सीट का तो अब टेस्ट भी हो चुका है, तो आप लोग क्या पढ़े और क्या रिटेन किए भी पता चल जाएगा। पूजा। सर आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट बोला था कि आप ये राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो ऐसे कुछ मतलब। अनिमेश।
वो सुओ मोटो ले ली थी हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश की कि कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो गया है। ठीक है, दोनों का ही सही आंसर, दोनों का एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो आंध्र प्रदेश की सरकार जो थी वो सरकार को नोटिस दी थी कि आके एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों न माना जाए कि इस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया। ये एक ऐसा एक घटना है जो याद रखा जाएगा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में। तो ये राइटर जो है फैजान मुस्तफा, ये इसी बात को उठाया है कि आखिरकार हमारे कोर्ट्स इस तरह का ओवर स्टेपिंग क्यों कर पाते हैं, इस तरह का बात क्यों कर पाते हैं, जिससे कि बहुत दुख होता है। और इवन सुप्रीम कोर्ट भी जो था इसमें वो बहुत ही अफसोस व्यक्त किया था कि ऐसा फैसला भी आ रहा है। तो फैजान मुस्तफा कहना है कि 356 को अगर आप पढ़ेंगे तो वहीं पे बीमारी छुपा हुआ है। बीमारी कैसे छुपा हुआ है आप समझिएगा, हिंदी में बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्यथा, प्रेसिडेंट ऑन अ रिपोर्ट ऑफ गवर्नर और अदरवाइज, ठीक, प्रेसिडेंट on the report of governor or otherwise may proclaim the failure of constitutional machinery in a state। तो फैजान मुस्तफा कहता है कि ठीक है, राज्यपाल के प्रतिवेदन पर वो कर सकता है, अगर ऐसा लिखा होता तो बात ही खत्म हो जाता कि राज्यपाल का रिपोर्ट पे वो करेगा। राज्यपाल तो उसका अपना आदमी है, तो राज्यपाल उसका अपना आदमी है तो उससे तो करवा ही सकता है, बात खत्म हो जाता। लेकिन बोल रहे हैं कि जो अदरवाइज वर्ड है या अन्यथा का मतलब होता है या और भी किसी तरीका से, तो ये अदरवाइज इज नॉट डिफाइंड कि व्हाट इज अदरवाइज। तो यहां पर इस वैक्यूम को फिल करने के लिए कई सारी बातें आ सकती है। तो एक बात उठता है कि अदरवाइज क्या है। अदरवाइज ये है कि ये जैसा राइटर लिख रहा है, क्या राष्ट्रपति को रात को सपना आएगा कि बंगाल में कॉन्स्टिट्यूशन मिशनरी फेल हो गया है, तो दिस इज अदरवाइज, मतलब रिपोर्ट नहीं अदरवाइज। प्रेसिडेंट बोलेगा कि रात को सपना आया था कि बंगाल में तो कॉन्स्टिट्यूशन मिशनरी फेल है, तो हम वहां पर घोषणा करते हैं कि राज्य में कॉन्स्टिट्यूशन मिशनरी फेल है। तो लोग पूछेंगे कि आपका सपना आने का तो बात नहीं लिखा हुआ है कि आपको सपना आएगा तो आप लगा देंगे। बोला कैसे नहीं लिखा है, लिखा है ना कि ऑन द रिपोर्ट ऑफ गवर्नर और अदरवाइज। अदरवाइज में सपना ही है मेरा, सपना आएगा तो हम लगाएंगे। तो ये बोल रहा है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अदरवाइज वर्ड है, दिस इज द रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम। बोल रहे हैं ये हटाना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर कोर्ट्स ही बोल सकते हैं कि हाँ हम कोई गलत काम नहीं किए, कि राज्यपाल की रिपोर्ट पर अन्यथा क्या कोर्ट की रिपोर्ट पर हो ही सकता है। तो ये अदरवाइज जो है इतना ब्रॉड है जिसका कि मिसयूज हो रहा है। राइटर ये भी बोल रहा है कि हम बात शुरू में ही किए थे कि वी आर अ फेडरल कंट्री। तो फेडरल कंट्री हम हैं, तो फेडरल कंट्री का मतलब क्या हो गया कि राज्य केंद्र में हम चुन देते हैं कौन शासन चलाएंगे, और राज्य में भी हम चुन देते हैं। दिस इज डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी में हम नहीं चाहते कि हमारी चुनी सरकार को कोई भी दुनिया का ताकत हटा सके। लेकिन बट दिस इज क्वासी फेडरल कंट्री, यूनियन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और वह राज्य में एक राज्यपाल रखती है और उसको हटा भी सकती है। राइटर बोल रहे हैं कि दुनिया का किसी भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में, फेडरल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का पावर यूनियन के पास नहीं होता है। ये पावर केवल इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो राइटर बोल रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1935 का एक्ट से सबसे ज्यादा प्रोविजंस लिया है, और 1935 का एक्ट में ये प्रोविजन था। तो 1935 का एक्ट से प्रोविजन लेने के कारण चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो, ये दोनों ही कंट्री जो है ये इस तरह के प्रोविजन को रखे हुए हैं। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जब डिबेट हो रहा था हमारा गवर्नर का पावर के बारे में, 356 के बारे में, तो इस डिबेट में कई सारे लोग जो थे वो बोल रहे थे कि दिस इज वेरी बैड, कि ऐसा कंट्री हम नहीं बनाना चाहते, हम अब गुलाम कंट्री नहीं है। वो गुलाम कंट्री हुआ करता था। आप याद कीजिए कि 1935 का एक्ट में, चलिए क्वेश्चन पूछेंगे, 1935 का एक्ट में क्या सबसे खास बात क्या था?
1935। सबको तो नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन बहुत लोगों को पढ़ा दिए हैं। सबसे खास बात क्या था? ममता बोलिए। सर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो यहाँ पर क्या था कि इलेक्शन होता था और राज्य में चुनी हुई सरकार बनती थी। यूपी में, बॉम्बे में, सेंट्रल प्रोविंस में, बिहार में, इन जगहों पे कांग्रेस की सरकारें बनी भी थी। तो वो हम गुलाम देश थे। हमारी चुनी हुई सरकारों को अंग्रेज सरकार ये अपने पास पावर रखना चाहती थी कि इस चुनी हुई सरकार को हम कभी भी बर्खास्त कर सके, तो वो पावर रखे थे। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब डिबेट हो रहा था तो बात उठा कि वो जो प्रोविजन था दैट इज द लेगेसी ऑफ कॉलोनियलिज्म, वो हम राज्यों की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर देते थे, तो अब आजाद सरकार में ऐसा क्यों रखेंगे? तो खैर ये डिबेट हुआ और उस डिबेट के बाद जो भी हुआ, लेकिन गवर्नर को पावर रहने दिया गया और रहने दिया गया। तो उसका रिजल्ट हम देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट क्या की। इसके पहले बिहार में भी राबड़ी देवी की सरकार में यह घटना हो चुका है। राबड़ी देवी सरकार को बर्खास्त करना था तो गवर्नर का रिपोर्ट आया था तो हाई कोर्ट जो है उस रिपोर्ट को वो मतलब वो हाई कोर्ट इस केस को ले ली कि नहीं, रिपोर्ट जो है दैट इज नॉट कंक्लूसिव, कि उससे केवल काम नहीं चलेगा, हम भी रिपोर्ट देंगे। तो ये कहना है कि ये जो है इसका मिसयूज हुआ है। दूसरा बात राइटर उठाया बात कि हमारे एक ही राष्ट्रपति ऐसे हुए, आप लोगों नाम कोई कभी लिए है, के आर नारायणन, जो कि राष्ट्रपति शासन का फाइल वापस करते थे। बाकी तो केवल वो बोला जाता था कि आप साइन कर दीजिए, साइन कर देते थे। राष्ट्रपति शासन लगाना है, प्रधानमंत्री बोल दिया कि लगाना है, साइन भेज रहे फाइल, साइन कर दीजिएगा, वो साइन कर देता था। के आर नारायणन के बारे में बोला है कि 2 बार ये इस फाइल को रिजेक्ट किए हैं। दैट इज, एक बार कल्याण सिंह गवर्नमेंट को 1997 में बर्खास्त करने का बात आया था, उसको रिजेक्ट किए थे, और राबड़ी सरकार का 1998 में बात आया था, उस सरकार का भी जो फाइल उनके पास आया था तो उसको भी वो रिजेक्ट किए थे। तो हमको बताइए कि ये प्रेसिडेंट के पास रिजेक्ट नहीं, सॉरी हम गलत बोल दिए, ये वापस किए थे, रिजेक्ट नहीं वापस किए थे। ये प्रेसिडेंट किस पावर से ये वापस कर देता है फाइल को? सरकार तो बोलती है कि ये फाइल है आपके पास, भेज रहे हैं, और ये बोलते हैं कि हम वापस कर रहे हैं। जो लोग बहुत पहले से पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं उनको तो आंसर करना ही चाहिए। बोलिए ममता। सर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। ममता रुकिए, पूजा। हेलो ममता रुकिए, पूजा। पूजा आवाज नहीं आ रहा है। सर अभी आ रहा है आवाज? हाँ आ रहा है, बोलिए। सर वो जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, उसमें मतलब उसको पावर मिला कि एक बार वो वापस कर सकता है फाइल को। और उसके बाद फिर अगर वापस से अगर उसके पास फाइल आता है, मतलब फिर से उसको भेजती मंत्री परिषद, तो उसको फिर उसको मानना ही पड़ेगा, मानने के लिए वो बाध्य है। सही है। तो ये जो है ये राष्ट्रपति को एक पावर है, उसको तो वैसे प्रधानमंत्री का बात मानना ही होता है, लेकिन एक पावर है कि एक बार बोल सकता है वो सरकार को कि इसको सोच के बताइए। तो ये के आर नारायणन ने जो सिंपल सा छोटा सा पावर है कि सोच के बताइए, वो के आर नारायणन इस्तेमाल करते थे और बाकी जो राज्यपाल है वो नहीं करते थे। तो ये पूरा का पूरा और भी कहानी सुनाया है, अच्छा कहानी है। कुल मिलाकर के कहानी ये है कि इवन 1951 में भी जवाहरलाल नेहरू जो थे वो गोपी चंद भार्गव का जो मिनिस्ट्री था पंजाब, उसको बर्खास्त किए थे। यानी पहला जो लगा था हमारा राष्ट्रपति शासन वो लगा था पंजाब में। इसके बाद केरल में EMS नंबूदरीपाद का सरकार था, उसकी चुनी हुई सरकार को भी बर्खास्त कर दिया गया, 356 लगाया गया। इंदिरा गांधी 356 लगाने में बहुत बड़ी एक्सपर्ट थी, कुल मिलाकर के 27 बार वो यूज की है
यानी 27 टाइम्स जो जनता की चुनी हुई सरकार है उसको केंद्र सरकार गिरा दी। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इंदिरा गांधी हार गई, जनता पार्टी की सरकार आई। जनता पार्टी की सरकार आई तो वो 9 जो कांग्रेस मेजोरिटीज की गवर्नमेंट थी स्टेट्स में उसको बर्खास्त कर दी। कोई मतलब नहीं था, चुनी हुई सरकारें थी, लेकिन वो बर्खास्त कर दी। इंदिरा गांधी जब लौट गई 80 में तो वो भी 9 सरकारों को बर्खास्त कर दी जो नॉन कांग्रेस थी। तो ये इस तरह से काम होता रहा। और जहां पे यूज नहीं किया गया, यूज करना था, वहां पे था कल्याण सिंह की गवर्नमेंट थी 1992 में, जिस समय बहुत क्लियर हो गया था कि द गवर्नमेंट इज नॉट फॉलोइंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उस समय नरसिम्हा राव सरकार राष्ट्रपति शासन नहीं लगाए, लेकिन जब मस्जिद गिर गया तो उसके बाद अनरिलेटेड गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश को बर्खास्त कर दिए। तो इस तरह से ये स्टोरी है हमारा देश का 356 का, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब मिसयूज किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, पढ़िएगा ध्यान से, और ध्यान से पढ़ेंगे तभी रिटेन करेंगे, कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसमें हमको केवल 1-2 बात ही बोलना है। बात यह है कि अब छोटा छोटा ही आर्टिकल होगा शायद, हाँ छोटा छोटा ही है। बात यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर ऐसे 5 सीट्स ऐसे हैं जिसको कि मैनेजमेंट कोटा बोला जा रहा है। इस 5 सीट्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं उसमें 5 सीट्स जो है वो प्रिंसिपल उन लोगों का, उन स्टूडेंट्स का जिनका कट ऑफ नहीं क्रॉस हुआ है और 10% कम से ज्यादा है, मतलब कट ऑफ इज सपोज 90%, तो 80% कम से कम क्रॉस किया हो, तो वैसे स्टूडेंट्स को प्रिंसिपल जो हो अपना साइड से एंट्री करा सकता है, जिसमें से इसमें से 3 जो सीट्स होंगे वो कॉलेज जो होगी वो रिकमेंड कर सकती है, यानी 2 जो हुआ प्रिंसिपल का ठीक अपना हाथ में हो गया, और 3 जो है वो कॉलेज की जो कमेटी होगी वो रिकमेंड करेगी। तो मैनेजमेंट कोटा 5 सुपर न्यूमेरी ऐड किए हैं, अलग से 5 सीट ऐड किए हैं। नहीं, यूनिवर्सिटी सजेस्ट कर सकती है 2 ऑफ दीज नेम्स, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का हर कॉलेज में 2 सीट हो गया, और 3 सीट्स जो है प्रिंसिपल यानी कॉलेज के हाथ में चला गया। सुपर न्यूमेरी सीट बोलते हैं इसको। तो लॉजिक क्या है इसके पीछे में? लॉजिक ये है कि जो लोग कोविड के दौरान में वैसे स्टूडेंट्स जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी के हैं उनको अगर कट ऑफ नहीं क्रॉस कर पाए तो उनको एडमिशन इसके थ्रू मिल पाएगा। ये भी सोचा जा रहा है कि जो स्टाफ कोटा होता है, टीचिंग स्टाफ कोटा, तो उसमें जो टीचर्स के जो वार्ड्स होते हैं उनको एडमिशन मिलता है, लेकिन जो यहाँ पे एडहॉक टीचर्स होते हैं उनको एक कोटा में नहीं मिलता है, तो उनके लिए भी हो सकता है रास्ता खोलने की कोशिश किया जा रहा हो। क्या इसके पहले भी कोटा है? हाँ, डिसेबिलिटी के लिए कोटा है, कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए कोटा है, आर्म्ड फोर्सेज के लिए कोटा है, तो ये कोटा है। विरोध क्यों हो रहे हैं? बात तो लोग बोल दिए कि क्यों एक कोटा है। एक कोटा इसलिए है कि ताकि कोविड के दौरान में अगर कोई डिप्राइव्ड कम्युनिटी मतलब बच्चा है जो नहीं एडमिशन उसका हो पाएगा उसको ले लिया जाए। फिर ये भी लॉजिक दे रहा है, अरे 10% ही तो कम कर रहे हैं, ऐसे थोड़े 50% कम कट ऑफ में भी ले रहे हैं। लेकिन क्रिटिसिज्म करने वाले लोग हैं कि दिस डिस्क्रिशनरी पावर इज नॉट गुड एनीवेयर। तो यहाँ पर क्या है, कंप्लीट डिस्क्रिशन आ गया है। डिस्क्रिशन आ गया है यानी कि बैकडोर एंट्री हो गया। अगर मान लीजिए कोई करप्शन हो गया तो ये हमेशा जो बोलते हैं ना कि सुशासन, तो गुड गवर्नेंस, तो गुड गवर्नेंस कैसे होगा? गुड गवर्नेंस ऐसे नहीं होगा कि आप किसी को पावर दे दे कि आप डिस्क्रिशनरी कोटा से ले लीजिए। किसी भी काम को करने के लिए बड़े बड़े भाषण दिए जा सकते हैं, उसको जस्टिफाई किया जा सकता है, बट स्टिल यहाँ पे प्रॉब्लम तो दिख ही रहा है कि ये प्रॉब्लम है। तो इसका रिजल्ट, इसका सोल्यूशन क्या होता है कि डिस्क्रिशन को बांध दिया जाए, कि आपका क्राइटेरिया जो बना दिया जाए कि किस क्राइटेरिया को कोई फुलफिल करेगा तो वो
उसको एडमिशन मिल सकता है कट ऑफ कम करने के बाद। तो इसके लिए एक होता है चेक बॉक्स अप्रोच कि कुछ कुछ क्वेश्चन लिखे रहेंगे, क्या स्टूडेंट के का घर का इनकम इतना है, इतना से कम है, चेक। क्या स्टूडेंट जो है वो रूरल एरिया से आता है, चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स अप्रोच अगर होता है तो डिस्क्रिशनरी के पावर बहुत कम हो जाते हैं। अगर क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो उनको वो जो पर्टिकुलर सीट है उस पर दिया जा सकता है। तो लेकिन ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। हम इस आर्टिकल को रखने के पीछे मेरा यही रीजन है कि गुड गवर्नेंस का ये मतलब ये तरीका नहीं है कि किसी को भी प्रिंसिपल को यूनिवर्सिटी को आप पावर दे दे डिस्क्रिशन का। अगर डिस्क्रिशन का पावर देंगे तो पॉलिटिशियन के बच्चे या पहुंच वाले लोग के बच्चे जो होंगे वो आ जाएंगे और न्याय नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल में क्या हुआ कि यूपी में आम आदमी पार्टी बोली कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। इससे क्या हुआ कि यूपी का जो शिक्षा मंत्री है वो दिल्ली का शिक्षा मंत्री को बोला कि अपना स्कूल का हालत देख लो और आके कभी यूपी के स्कूल का हालत देख लेना, पता चल जाएगा कि यहाँ का क्या हम लोग कितना अच्छा एजुकेशन सिस्टम बनाए हुए हैं। तो आपका मिनिस्टर जो है वो पहुंच गया लखनऊ, वहां पर उसको अरेस्ट कर लिया गया, कस्टडी में ले लिया गया। तो एक डिबेट जो था, ये राइटर केवल ये लिख रहा है कि एक डिबेट जो है वो डिबेट कम से कम कि इंडिया में कभी भी एजुकेशन इज नॉट पॉलिटिकल इशू क्या है। कभी कभी पहले थे रोटी कपड़ा और मकान, कभी कभी हेल्थ भी बन ही जाता है इशू, मंदिर बनते हैं, हमेशा बनते हैं, रिजर्वेशन बड़ा इशू है, लेकिन शिक्षा एक इशू नहीं बन पाता है। बिहार में इलेक्शन हुआ, नौकरी इशू था, लेकिन एजुकेशन वैसा इशू नहीं बना। तो बोल रहा है राइटर कि बहुत अच्छा बात है कि इंडिया में चलो कभी कभी ही सही शिक्षा जो है पॉलिटिकल इशू बन गया। यूपी में आप इलेक्शन लड़ेगी और अगर एजुकेशन एक इशू बन जाता है तो दिस इज वेरी गुड कि हम इंडिया का पॉलिटिक्स के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। तो और एजुकेशन जो है जॉब इशू बन जाए, चाहे जॉब इशू बन जाए, चाहे इनकम इशू बन जाए, नौकरी इशू बन जाए, लेकिन बात यह है कि आखिरकार लोगों का जो लाइफ चेंज होता है वो एजुकेशन से ही होता है। तो एजुकेशन इशू बनना चाहिए, क्योंकि आप नौकरी का मुद्दा उठाएंगे तो दैट विल बी हॉलो अगर आप रेडी नहीं है। कई सारी जिंदगियां इसलिए बर्बाद हो जा रही है कि लोग जो है उतने स्किलफुल नहीं है कि वो जॉब मार्केट में जॉब ले सके। तो आखिरकार उसके लिए बचपन से ही एजुकेशन देना बहुत जरूरी है, और एजुकेशन से जनरेशन चेंज हो जाते हैं। एक जनरेशन जो हो सकता है कि वो काफी बुरा हाल में हो, लेकिन अगर बच्चा को एजुकेशन सरकार दे दे, बच्चा टैलेंटेड है, तो वहां से उसका पूरा खानदान ही बदल जाएगा। तो एजुकेशन पे फोकस होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक इंडियन एक्सप्रेस एक ये किया है, एक रिपोर्ट लाया है। ये रिपोर्ट बड़ा डिस्ट्रेसिंग रिपोर्ट है, और रिपोर्ट ये है कि ये किया क्या है कि जितने सारे स्टूडेंट्स हैं ना जो स्कूल में या कॉलेज में टॉप किए थे, स्कूल्स में जो टॉपर स्टूडेंट्स थे, टॉप कई सालों का टॉपर लोगों का देखा है कि लोग अभी क्या कर रहे हैं। तो उसमें से आधे या आधे से ज्यादा जो है वो फॉरेन कंट्री शिफ्ट कर चुके हैं, वहां पर काम कर रहे हैं और बहुत कम लौट रहे हैं। तो दिस इज अ ग्रेट ब्रेन ड्रेन। अगर हम ये कहें कि नहीं वो वहां काम करे तो हमारे काम आ जाएंगे, तो राइटर यहाँ पे दिखा रहा है कि नहीं, वो अपना मैक्सिमम टाइम वहां पे बिता रहे हैं और इस तरह से उस कंट्री का ज्यादा सेवा कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर टैलेंट जो है वो टिक नहीं रहा है, टैलेंट जन्म ले रहा है, टैलेंट पढ़ रहा है, और वो इंतजाम कर रहा है कि कहीं और चलते हैं जहां पर मेरा टैलेंट का कद्र है। इस कंट्री में हम ग्रो नहीं कर पाएंगे या मेरा जरूरत नहीं है। तो खास करके जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है अभी इन दिनों में, उसके जो ब्राइट स्टूडेंट है वो और भी ज्यादा इस बात पे ध्यान दे रहे हैं कि अगर टैलेंट है तो वो कहीं बाहर निकल जाए। तो ये बड़ा खराब बात है। एक तो खराब बात है कि हमारा जो बड़ा ब्रेन है वो निकल करके बाहर जा रहा है,
दूसरा एक खराब बात है कि हमारे जो रिच पर्सन है, दो बड़े खराब पॉइंट है कि हमारे जो धनी मनी लोग हैं वो अक्सर क्या कर रहे हैं, पैसा यहाँ से एक एनफ पैसा कमा लेने के बाद बिलियनियर्स, ये लोग क्या कर रहे हैं, किसी और कंट्री का जाकर सिटीजनशिप ले ले रहे हैं। तो हमारा जो मनी का भी ड्रेन हो रहा है, मतलब कंट्री में वो लोग टिक नहीं रहे हैं जो लोग उस काबिल हैं जो दूसरी कंट्री में जाके बस सकते हैं सक्सेसफुली। पढ़िएगा, बहुत मतलब खराब बात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये सब जो न्यूज है ये सब प्री में नहीं आ सकता, बट व्यू आप लोगों को लेके रखना पड़ेगा कि क्या कुछ दुनिया में होता है। एक सिलसिला है, वो सिलसिला ऐसा है कि हर लोग जो होते हैं अपने दूसरा ग्रुप को बदनाम कर सकते हैं, बोल सकते हैं उनके चलते हो रहा है, किसके चलते हो रहा है, बट इट मस्ट स्टॉप। कौन पहले किया, इस क्वेश्चन में अगर रहेंगे तो ये वॉलेंस कभी नहीं रुकेंगे। खैर, अभी मुद्दा ये है कि आपको पता है जोड़ नेचुरली लोग जोड़ेंगे इसको कि शुरुआत का पता नहीं कहाँ से शुरुआत करें। शुरुआत काफी पहले से भी कर सकते हैं, चलिए वहीं से करते हैं जहां से कि कश्मीरी पंडित लोगों को भगा दिया गया, बट उसके पहले भी स्टोरीज हैं। तो कश्मीरी पंडित लोगों को भगा दिया गया, भगा देने के बाद वहां पे फोर्स घुसी और वहां पे टेररिज्म का कंट्रोल कर लिया गया। बट इट इज ट्रू कि वहां पे फोर्स इसीलिए गई क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम्स थे, वहां के लोग अपने पड़ोसियों पर अटैक कर रहे थे, रेप, आर्सन, लूट सब कुछ हुए, तो फोर्स गई, तो फोर्स कंट्रोल तो कर ली, लेकिन कई बार वहां भी इनोसेंट सिविलियंस का डेथ फोर्स के हाथों हुआ। फिर जो लोग डिफेंड करेंगे वो बोलेंगे कि वो लोग और वे लोग, बट इनोसेंट लोग नहीं मारे जाने चाहिए, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे वो कश्मीरी मुस्लिम हो। तो यहाँ पर एक केस ऐसा आया हुआ है कि एक सोपिया में जुलाई में एक इनकाउंटर हुआ था, जिसको कि आर्मी जो थी वो प्रेजेंट की थी उस समय में कि 3 टेररिस्ट मार डाले गए। बाद में पता चला कि ये जो लड़के थे, ये लड़के रजौरी से पहाड़ से घाटी में उतर के आए थे नौकरी की तलाश में। इनको आर्मी वाले उठा लिए, ये जानते हुए कि इनोसेंट है, और इन लोगों को कहीं ले जाकर के मार डाला गया। वहां पर गन रखा गया, वहां पे गोलियां रखी गई, वहां पे ग्रेनेड रखे गए मारने के सीन पे, और ये इसको प्रेजेंट किया गया, इट वाज एन इनकाउंटर। अभी बहुत रेयर ऐसे सर्कमस्टांसेज हैं कि आर्मी इसका जांच के लिए, इसके उनके ऊपर केस चलाने के लिए रेडी हो जाए। एक ऐसा केस आया है जिसमें आर्मी, बहुत रेयर है बट आर्मी एक्सेप्ट की है कि इट वाज फेक इनकाउंटर। और क्यों किया गया इनकाउंटर? 20 लाख रुपए के लिए। एक ही फैमिली के 3 लोगों को मार डाला गया, 20 लाख रुपए। टेररिस्ट संबंधित सूचना देने वालों को 20 लाख रुपए मिलते हैं, तो इसके लिए, इस 20 लाख रुपए के लिए 3 लड़कों को मार डाला गया। तो और भी कुछ केसेस में पुराना है, पढ़ के देख लीजिएगा। आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट का ये बात है। आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट कश्मीर में जरूरत है, क्योंकि नहीं तो आर्मी जो होगी वो टेररिज्म को पूरी तरह से नहीं कुचल पाएगी। कदम कदम पे उसके कदम जो मतलब कहीं भी उसको छापा मारना हो, कहीं भी घुसना हो, तो उसके लिए फिर सिविल पुलिस का पॉपुलेशन का परमिशन लेना पड़ेगा, एंड इट इज टू टाइट, मतलब टेडियस प्रोसेस हो जाएगा। और टेडियस प्रोसेस जो होगा इसमें फिर आतंकवादी भाग जाएंगे। लेकिन कहाँ पे प्रॉब्लम है, जरूर डिटेक्ट करना चाहिए सरकार को कि इस तरह के लोग, साइकोपैथ टाइप के, जिनके लिए पैसा के सामने किसी की जिंदगी का कीमत ना हो, वो लोग कैसे फोर्स में चले आ रहे हैं और वो कैसे इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा पत्थलगड़ी मूवमेंट। तो चलिए, किसको किसको पता है कि पत्थलगड़ी मूवमेंट कहाँ होता है?
केवल एक। आश्चर्य है। 2। सर क्वेश्चन ही नहीं सर। क्वेश्चन ये है कि पत्थलगड़ी मूवमेंट कहाँ होता है और क्या है। आश्चर्य का बात है कि 1 2 3 4 यहाँ पर हमारे यहाँ लगता है कि अभी भी ऐसे 2 लोग हैं जो प्रॉपर झारखंड के हैं और हाथ नहीं उठाए हैं। आश्चर्य। झारखंड के मतलब ट्राइबल्स भी है फिर भी। अच्छा काजल। सर ये झारखंड में हुआ था और वो पत्थर पे अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग अपना वो लोग रूल करते थे और जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उनको वो फॉलो नहीं करते थे। अच्छा देखते हैं, बात करते थोड़ा और। हम अब नाम लेके पूछ रहे हैं। आकांक्षा कुछ आइडिया है क्या? आकांक्षा गायब है। लखन? अच्छा हाँ, मीरा बोलिए। सर खूंटी साइड में होता है। खूंटी साइड में तो होता है, सही बोल रही है। और बताइए कुछ। सर ये लोग जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं, अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार लिखते हैं पत्थर पे और उसी पे चलने का मतलब बोलते हैं। अच्छा ममता क्या बोल रही है? सर ये किसी भी मतलब लॉ एंड ऑर्डर को वो अपना ही चलाते हैं और बाहर का किसी भी जैसे पुलिस को वो आने नहीं देते हैं, वो सब भी है। और पूरा मतलब पत्थर पे लिख लिख के घेर करके रखे हुए रहते हैं। अच्छा ठीक है, अब आप दिखाते एक फोटो। हम हाल में ही गए थे खूंटी, तो हम ये रहा फोटो। तो पहला बात जो आप लोग बोले कि कॉन्स्टिट्यूशन सर को, हम लोग को नहीं दिख रहा है। हम लोग को मतलब क्या कोई और है जिसको नहीं दिख रहा है? नहीं अब दिख रहा है सर। दिख रहा है। ठीक है। ये जो है ये हम खूंटी गए थे एक 2-3 महीना पहले। तो आप लोग जो ये बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं, इट इज नॉट ट्रू। ये देखिए यहां पे ही लिखे हुए हैं भारत का संविधान। ठीक, भारत का संविधान। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन को मिस इंटरप्रेट करते हैं। नहीं बोल सकते कि वो नहीं मानते हैं। वो भारत का संविधान में मजेदार बात है कि कुछ कुछ चीज आप लोग को डिटेक्ट करवा दे रहे हैं कि अनुच्छेद ये सब लिखा हुआ है। अनुच्छेद 244(1) पांचवी अनुसूची ये सब लिख रहे हैं लोग। और क्या मूल अधिकार का अनुच्छेद 13(3) को, ठीक। अगला बात 19 अनुच्छेद 19 का भी बात किया है, ठीक है। खैर वो छोड़िए, आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम ये इसमें देखिएगा क्या क्या लिखा हुआ है, हम बताते रहे है। ये बात ना कि पहला बात है कि ये पत्थलगढ़ी एक्चुअली क्या ट्राइबल परंपरा है। ट्राइबल परंपरा है ये जो अच्छा एक और क्वेश्चन पूछेंगे कि जो एक कल्चर था इंडिया में, जो लोग मर जाते थे वहां पर लोग बड़ा बड़ा पत्थर रख देते थे। इस तरह का कल्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब हिस्ट्री में कैसे पढ़ते हैं इसको, किस नाम से पढ़ते हैं? कि जहां लोग मर गए हैं, मरे हुए लोगों के का ग्रेव के ऊपर में बड़ा बड़ा पत्थर रख देंगे। आयरन टूल्स भी होते थे। सुजाता बोलिए। सर मेगालिथ। काजल क्या बोल रही है? सर वही बोला था, मेगालिथिक कल्चर। इट इज मेगालिथ, सही है। तो ये जो है मेगालिथ्स थे, तो ये उसी तरह का परंपरा ये भी है। इट इज मेगालिथ कल्चर। तो ये अपने पूर्वजों को याद रखने के लिए जो पत्थर रखते हैं उसको पत्थलगड़ी बोलते हैं। एक लेकिन पत्थलगड़ी का एक अब अगला भी बात है। अगला बात यह है कि कई लोग जो
जो लोकल कानून है या लोकल डिक्लेरेशन है तो गांव के लोग पत्थर पे उसको लिख देते थे। तो ये परंपरा के रूप में पत्थलगढ़ी है। तो ये पत्थलगढ़ी क्या है? ये पत्थलगढ़ी ऐसा है कि यहाँ पर झारखंड में क्या हुआ कि झारखंड के जो कुछ एरिया है दे आर 5th शेड्यूल एरिया। 5th शेड्यूल एरिया में आपको शायद पता होगा कि 5th शेड्यूल एरिया में कोई कानून जो राज्य की विधायिका बनाती है वो कानून को गवर्नर लागू कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। गवर्नर के कुछ स्पेशल पावर्स होते हैं कि वो उस एरिया में बोल दे कि कानून जो होगा ये नहीं लागू होगा या वो कानून लागू होगा। तो गवर्नर के जो स्पेशल पावर्स हैं और इसके अलावे गवर्नर जो है यहाँ की जो ग्राम सभाओं को वो अधिक पावर भी दे सकता है कि यहाँ पर कोई कानून जो होगा वो ग्राम सभा का परमिशन से ही लागू होगा। झारखंड में एक्चुअली 5th शेड्यूल में ये सब डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद गवर्नर इस पावर का इस्तेमाल नहीं करता है। चाहे तो कर सकता है लेकिन वो नहीं करता है। यहाँ पे उस तरह का ऑटोनॉमी जो नागालैंड, मिजोरम और ये सब एरिया में मिलते हैं, जो 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल एरिया है, वो ऑटोनॉमी यहाँ पे नहीं है। खैर तो यहाँ पर क्या हुआ, जो पिछली बीजेपी सरकार थी वो बीजेपी सरकार कुछ यहाँ का जो CNT एक्ट है और जो लैंड लॉज है वो लैंड लॉज को कुछ चेंज करने की कोशिश की। उससे यहाँ का आदिवासी समाज भड़क गया। ये लॉ जो हुआ ये असेंबली पास तो कर दी लेकिन ये गवर्नर का इस पर मुहर नहीं लगा, वो कभी लॉ नहीं बन पाया। लेकिन वो लॉ बनाने का जो प्रोसेस हुआ और आदिवासी समाज जो भड़का, उसके बाद यहाँ पर पत्थलगढ़ी मूवमेंट शुरू हुआ। पत्थलगढ़ी मूवमेंट में ये लोग भारतीय संविधान का बात करके और ये बोलना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर हमारे गाँव में राज्य विधायिका या पार्लियामेंट का लॉ नहीं लागू होता है, पढ़ लीजिएगा उसको। और जो एग्जीक्यूटिव जो लोग हैं, पुलिस वगैरह, वो हमारे परमिशन के बिना हमारे गांव में नहीं आ सकते हैं। किस बेसिस बोलते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का जो 5th शेड्यूल है वो हम लोगों को ये पावर देता है। वो उसमें बोलते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक आर्टिकल है, आप लोग को बताइए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि कोई कहीं भी जा सकता है, कोई कहीं भी बच सकता है। पूजा सर 19 आर्टिकल 19। ठीक, किसी को सब आर्टिकल भी पता है क्या? किसी को पता है तो बोल दीजिए अगर पता है तो। ममता पता है क्या? यस सर। सर 19 का 1 का D और E। D और E कंफर्म है? वही घूमने का और फिर बसने का है। अच्छा ठीक है, हम लिख दे रहे हैं फिर। ठीक है, तो ये जो है 19(1) का D और E में लिखा हुआ है कि घूम और बच सकते हैं। लेकिन बात है कि दिस इज नॉट एब्सोल्यूट राइट, इसके एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कहाँ मिलेंगे? बोलिए, आप ही बोलिए। सर वो 19 का 2 का फिर मतलब नहीं 2 नहीं होगा, 19 का फिर 3 या 4 होगा, वो हमको नहीं पता। अनिमेश क्या बोल रहे हैं? सर 2 नहीं होगा सर, 3 4 में होगा। अनिमेश नहीं, कुछ नहीं बोल रहा हूँ सर। 19(1), 19(2), 19(3) हमको लगता है 4 5 में होगा, फिर 4 में होगा। यस सर, वो उतना याद नहीं है। ठीक है, ये 19(4) में होगा। 19 सुनिएगा ध्यान से, 19(4) में पहले आप थोड़ा सा स्लो डाउन फिर हो रहे हैं। 19D में लिखा हुआ है, हिंदी में बोल रहे हैं, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी को भी अबाध विचरण का अधिकार, कहीं कोई भी यानी कहीं भी जा सकता है, टू मूव फ्रीली एनीवेयर इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दूसरा क्या है? कहीं भी रहने और बस जाने की स्वतंत्रता, टू रिसाइड एंड टू सेटल इन एनीवेयर इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन 19(4) जो होगा एक्सेप्शन देगा। वो एक्सेप्शन देगा क्या? कि सरकार अगर चाहे तो अनुसूचित लोक व्यवस्था और अनुसूचित जातियों जनजातियों के हित में कोई प्रतिबंध लगा सकती है। द गवर्नमेंट में
restrict these rights in favor of law and order and for the protection of interests of scheduled caste and scheduled tribes. सरकार चाहे तो प्रतिबंध लगा सकती है। तो ये लोग जो यहाँ पर लिखे हैं ना, वो दिखाते हैं। यहाँ लिखे हैं ना 1956 लिखे हैं यहाँ पे, तो 56 को 4 नहीं होगा, तो लिख ही दिए यहाँ पे। तो 1905 और 6 में लिखा हुआ है सरकार चाहे तो किसी एरिया में लोगों का जाना प्रतिबंधित कर सकती है इन द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो वो उस बात को उठाए हैं कि इस एरिया में कोई नहीं घुसेगा, 1905 और 6 के तहत कोई नहीं घुसेगा हमारा बिना परमिशन के। तो ये बात बताइए क्या इनका लॉजिक सही है? आप लोग क्या लगता है कि इनका लॉजिक सही है? 5 और 6 में लिखा हुआ है सरकार चाहे तो किसी को किसी एरिया में जाने से प्रतिबंधित कर सकती है इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल्स। तो ये लोग इस बात को लिखे हैं कि 5 और 6 के तहत आप लोग कोई भी ग्राम सभा के परमिशन के बिना इसमें नहीं घुस सकते हैं। आप लोग क्या लगता है कि ये लोग सही लिखे हैं बात? सना? हमको लगता है सही लिखे। अच्छा ठीक है, सभी बात करेंगे। और कौन उठाया? पूजा। सर तो ये रूल बनेगा तब ना, अपने से वो लोग डिसाइड कर लिए। दैट इज करेक्ट, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रही पूजा। ये जो है ये लोग कुछ ज्यादा ही संविधान सर का। हमको और भी कुछ बोलना है सर। उसमें तो ये भी लिखा है ना रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे। रीजनेबल तो वो लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कितना दूर तक रीजनेबल है? यार रीजनेबल तो यहाँ पे बात ही नहीं उठता, ये लोग को कोई हक ही नहीं है, कोई हक नहीं है। ये तो ये पूरा राइट जो है ये सरकार को दिया गया है, ये लोगों को नहीं दिया ट्राइबल कम्युनिटी को, कि ट्राइबल कम्युनिटी अपना मर्जी से कहीं पर भी रोक दे, कि वो सरकार नहीं है। राज्य को ये पावर दिया गया है कि वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है इन द फेवर, बट राज्य तो ये अपने मन से नहीं डिसाइड कर सकते हैं। तो ये जो है ये इट इज फार फेस्ट, ये बोलते हैं ना अधकचरा ज्ञान। मतलब यही एक यूपीएससी का तैयारी में भी प्रॉब्लम कभी कभी आ सकता है कि आप लोग जब शुरुआत में तैयारी करेंगे तो आप लोग का नॉलेज हो जाएगा, बाकी लोगों से बेहतर हो जाएगा, लेकिन आप लोग कई बार सब कुछ नहीं जान रहे होंगे। तो इसमें कई बार ऐसा होगा कि आप किसी चीज का उल्टा पुल्टा इंटरप्रिटेशन करना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए पढ़ाई का शुरुआत में सबको हम बोलते हैं बचने के लिए कि बहस करने से बचना है, लिखने से ही बचना है। ऐसा आप लोगों को लगेगा कि अब तो हम कुछ लिख सकते हैं, कहीं लिख के पब्लिश करवाते हैं, नहीं, अभी नहीं, अभी उसके लिए टाइम लगेगा। आप उसके लिए एक मैच्योरिटी लेवल आएगा, एक नॉलेज लेवल आएगा तब, क्योंकि अभी कभी कई कुछ होगा जो आप नहीं जानते हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ये लोग पढ़ लिए है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा मिस इंटरप्रिटेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन तो लिखा हुआ है लेकिन उसको समझ नहीं पाए हैं बात को, जो भी इनको समझा रहा है वो गलत समझा रहा है। हाँ, तो ये जो है ये इसका मिस इंटरप्रिटेशन करके उसको लिख दिए है वहां पर। तो ये जब सरकार के खिलाफ में जब ये माहौल बनना आदिवासी समुदाय में शुरू हुआ, तो ये लोग जो काम सरकार नहीं कर रही है, गवर्नर पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सरकार कानून यहाँ पर लोगों के आने के लिए नहीं रिस्ट्रिक्ट कर रही है, तो ये अपने ही हाथ में लेकर के और ये पत्थलगड़ी मूवमेंट को शुरू किए थे। तो पत्थलगड़ी मूवमेंट में अब हालत ये हो गए थे कि पुलिस को भी नहीं घुसने दे रहे थे, ये हुए हैं। और इवन पत्थलगड़ी मूवमेंट में करिया मुंडा का बॉडीगार्ड का किडनैपिंग हो गया था, ये भी हुआ था। और फाइनली जो इसको सरकार जो इसके ऊपर में हैवी हैंडेडनेस जब लगाई तब, जबकि कुछ लड़कियों का, कुछ प्लेयर्स थी, उनका रेप हो गया। उनसे वो पत्थलगड़ी मूवमेंट वाले ये पूछे कि तुम लोग यहाँ पे आई हो खेलने के लिए या ये सब कुछ भी हो रहा था, तुम लोग पत्थलगड़ी की हो? तो उस बेसिस पे रेप हो गया था। और उसके बाद ये जो मूवमेंट था उसको सरकार, बीजेपी सरकार क्रश की। क्रश करने के बाद न केवल छोटे मोटे कानून लगाए गए बल्कि सेडिशन के केसेस भी लगाए गए, तो देशद्रोह के केस। तो ये था मामला। और नई सरकार आई तो इस को अपना मैनिफेस्टो में रखी थी कि हम केसेस जो होंगे वो पत्थलगड़ी से रिलेटेड है उसको हम वापस ले लेंगे। तो मुद्दा उठता है, हालांकि बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, मुद्दा कि क्या केसेज को वापस लिए जाए और या फिर रहने दिया जाए। देखिए, जहां पर कि क्लियर कट क्राइम अगेंस्ट विमेन है या
मारपीट है, वहां पे तो केसेज वापस लेने का कोई मतलब ही नहीं है कि केस वापस ले, दैट इज अ क्राइम। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन को मिस इंटरप्रेट करने के कारण कुछ लोग अगर नारेबाजी किए हैं या माइनर ऑफेंसेस किए हैं जो उनका अज्ञानता को ही प्रदर्शित करता है, तो सरकार उसमें लेनियंट हो सकती है, क्योंकि सेडिशन एक बहुत बड़ा चार्ज है, देशद्रोह कर दिए, जैसे लगता है किसी दूसरा देश से मिल गए हो या इंफॉर्मेशन पास किए हो। तो ये सरकार बोली थी कि हम केसेज वापस लेंगे, लेकिन अभी केसेज वापस लेने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। वैसे भी ये जो था मूवमेंट जो था वो उसका अपना मतलब वो खत्म ही हो गया। ये हम गए थे, वो अभी हैं लेकिन वहां पर पत्थर लगे हुए हैं, तोड़ा नहीं गया है, बट वो हो नहीं रहा इफेक्टिवली, अब वो हो नहीं रहा है। तो सरकार का भी काम है कि सरकार को अगर कोई इस कॉन्स्टिट्यूशन का कहीं के लोगों को अगर मिस इंटरप्रिटेशन करके अगर बहका फुसला रहा है, तो सरकार की एक बहुत बड़ा कमजोरी है कि सरकार क्यों का जो प्रचार तंत्र है वो क्या कर रहा है, जो सही बात नहीं पहुंचा पा रहा है। तो ऐसे लोगों को सॉफ्ट हाथ से ही ट्रीट किया जाए तो ठीक है, जिनको कि आराम से मतलब केवल प्रोपेगेंडा का अगर चक्कर है तो हाँ, क्राइम तो क्राइम है, क्राइम को तो माफ करने का कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे हम छोड़ रहे हैं, किसी को कुछ पूछना है? शाम को ममता क्लास होगा और वो नेशनल का जो भी और न्यूज हो आगे बढ़ाएगी। तो नहीं पूछना है? हाँ सना बोलिए। सर वो जो प्रेसिडेंट का पावर में पढ़े थे कि वो सिर्फ एक बार जो है वापस कर सकते हैं ना फाइल को, तो इसमें वो आर.के. नारायण के बारे में आया कि वो 2 बार नहीं, मतलब अलग भेजे। फाइल अलग अलग मतलब अलग अलग मुद्दा था ना। एक मुद्दा था यूपी सरकार का को बर्खास्त कर रहा था, प्रेसिडेंट रूल कर रहा था, तो वो फाइल जब गया वापस कर दी। एक बार राबड़ी सरकार वाला आया फाइल, तो उस फाइल ठीक को है सर। और कुछ? तो ठीक है, फिर क्लोज करते हैं। शाम को फिर क्लास कीजिए आप लोग। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर।